हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री आई क्यू। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं AFOR 5221 मतलब कि सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स जिसका कोर्स टाइटल है इन्वायरमेंटल साइंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये जो पेपर है ये 2021 टू 22 में आया हुआ पेपर है जो अभी हम लोग डिस्कस करके उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉरेस्ट्री का पेपर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट ए का चूज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्यू टू। ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होता है ना। तो नीचे दिए गए कुछ ऑप्शन है हमारे पास जो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मोनोकल्चर। तो ये ऑप्शन एक एक करके होते क्या हैं ये चीज़ अपन देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो भी फॉरेस्ट है या ट्रीज़ हैं उनका कट डाउन है ना, उनको ख़त्म कर देना। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब फर्टिलाइज़र का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं और ऑर्गेनिक वे से अपने फार्म को मैनेज कर रहे हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत सारी स्पीसीज़ क्रॉप रिलेटेड स्पीसीज़ का यूज़ करना। मोनोकल्चर मतलब सिंगल क्रॉप स्पीसीज़ को ईयर बाय ईयर कल्टीवेट करना ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग इन सब में से किस चीज़ को इंक्रीज मतलब किन कारण से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हमारे लैंड को कंट्रीब्यूट करता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। मोनोकल्चर फर्टिलिटी डिक्रीज़ करता है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट की कटिंग डाउन हो रही है। मतलब क्या, जो हम लोग को ट्रीज़ क्या कर रही हैं, कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इससे डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कारण क्या है, हमारा डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, तो पहला करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा डिफॉरेस्टेशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड ड्रेन के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर CH4। तो कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सबको पता है ना, एज अ जनरल क्वेश्चन है ये। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 5 जून। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस इन द ईयर। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है मतलब भोपाल में जो गैस इंसिडेंट हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 1984 में। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, द यूनिट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इज़ मेजर्ड इन। जो नॉइस पॉल्यूशन है उसको किस यूनिट से मेज़र किया जाता है, तो किस यूनिट से मेज़र करते हैं, हमारा डेसिबल। तो जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। ओके, अब हम लोग देखेंगे पार्ट ए का सेकंड क्वेश्चन जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिटिगेशन स्ट्रेटजी फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या है, तो क्या है, रिड्यूस फॉसिल फ्यूल कंजप्शन। जो हम लोग फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन कर रहे हैं, है ना, मतलब कि कोल्स वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब से कंजप्शन हो रहा है ना कोल का या फिर फॉसिल फ्यूल का। तो इन सब के कंजप्शन को हम लोग जब रिड्यूस करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, रिड्यूस होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्पेलिंग सॉरी मेरे से गलत हो गया है। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय। इकोसिस्टम को किसने दिया था, तो कार्ले ने दिया था। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रास लैंड और अ क्रॉप इकोसिस्टम इज। मतलब कि जब हम लोग ग्रास लैंड का या फिर क्रॉप के इकोसिस्टम का पिरामिड बनाते हैं तो वो किस शेप पे बनता है ना, तो कैसा बनता है, अपराइट। अपराइट मतलब इस तरीके का जो पिरामिड हमसे बनता है ये क्या बोलते हैं हम लोग, अपराइट।
और इस टाइप का जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। तो जब हम लोग ग्रासलैंड या फिर क्रॉप की इकोसिस्टम का बनाते हैं तो वो कैसा बनता है, अपराइट बनता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। मतलब कि इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, जो एलिमेंट का साइकिल चल रहा है ना, जैसे फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल चलता है ना, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इन सब साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बायो जियो केमिकल साइकिल। क्या बोलते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। ओके, अब 5th क्वेश्चन हमारा, डैश इज एन सडन calamitous event bringing great damage, losses, destruction and devastation to a life and property। मतलब ऐसा क्या कैलेमिटी होता है या फिर क्या सडन चेंज होता है ना, जो बहुत ज़्यादा डैमेज ला देता है या लॉस हो जाता है, जिससे लाइफ में या जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है या डिवास्टेशन हो जाता है। तो कब होता है ये, जब कोई डिज़ास्टर आ जाए, क्योंकि कैलेमिटी बोला गया है ना, सडन कैलेमिटी हम लोग किसको बोलते हैं, डिज़ास्टर को। ठीक है, ये हुआ हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग देखते हैं पार्ट ए का 3rd क्वेश्चन जो कि है मैच द फॉलोइंग। तो ये जो मैच द फॉलोइंग है इसमें आपको एक्ट दिए हुए हैं और उनके ईयर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप का मैच द कॉलम आपके इस ईयर के एग्ज़ाम में नहीं भी आता है तो ये जो एक्ट दिए गए हैं इनमें से क्वेश्चन बनना फिक्स है, किसी ना किसी एक एक्ट से क्वेश्चन बनेगा ही। तो आपके ईयर जब आप याद रखते हैं तो वो बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट एक्ट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कब आया था, 1972 में। ओके, फिर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया था, 1986 में। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये कब आया था, 1981 में। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये आया था 1974 में। द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, ये आया था 2002 में। ओके, ये हुआ हमारा मैच द फॉलोइंग। अब हम लोग देखते हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमारे पार्ट ए का 4th क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है BOD ऑफ अ रिवर वाज फाउंड टू बी वेरी लो, दिस मीन्स वाटर इज पॉल्यूटेड। जो BOD है, BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक रिवर है उसका BOD क्या है, बहुत कम है, इसका मतलब कि वाटर पॉल्यूटेड है। तो ये क्या है, फॉल्स है। जितना ज़्यादा BOD होता है उतना ज़्यादा जितना कम हमारा BOD रहता है वाटर उतना ही नॉन पॉल्यूटेड रहता है। ठीक है, जितना ज़्यादा BOD है उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उस वाटर में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ। इसमें आपको क्या रखना है कि BOD का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा पॉल्यूटेड होगा वाटर, है ना। तो BOD डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किससे है, वाटर के पॉल्यूशन से। ठीक, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट हैज़ 8 चैप्टर एंड 64 सेक्शंस। जो वाटर एक्ट है ना, या फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, उसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं और 64 सेक्शंस है। तो ये ट्रू है क्योंकि जो हमारा वाटर एक्ट है उसके अंदर 8 चैप्टर और 64 सेक्शंस प्रेजेंट है। ओके, 3rd क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द रेडियो एक्टिवली एक्टिव गैसेज दैट एब्जॉर्ब वेवलेंथ लेस देन 4 म्यू माइक्रोन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। क्या बोल रहा है कि ऐसे रेडियो एक्टिव गैसेज जो 4 म्यू माइक्रोन से कम वेवलेंथ वाले लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है या फिर गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये क्या है हमारा, फॉल्स है। ठीक, फिर इंडिया इज़ एक्सेप्शनली रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ये बोल क्या रहा है कि इंडिया क्या है, बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री है और जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं पूरे दुनिया में उसमें हमारे इंडिया का भी नंबर आता है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी ये स्टेटमेंट आपको याद रखना ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच है और जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं उनमें से एक हमारा इंडिया भी है। ओके, अब हम लोग देखते हैं 4th क्वेश्चन
Alpha biodiversity is the intercommunity diversity expressing the rate of species turnover per unit change in habitat। क्या बोल रहा है कि जो अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी है ना, ये क्या करते हैं, मतलब इसमें जो रेट ऑफ स्पीसीज़ है ये उसके पर यूनिट टर्नओवर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टल है, क्योंकि कहीं पे ये स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है कि उसके साथ वैरी नहीं करता है, और कहीं पे दिया गया है किन्हीं किन्हीं बुक में कि उसके साथ वैरी करता है। ठीक, तो मैं आपको इसको कमेंट में बाद में आंसर कर दूंगी या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में आंसर कर दूंगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये हमारा पार्ट ए ओवर होता है। अब हम देखेंगे हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन, और पार्ट बी के क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायो एनर्जी, या फिर बायो एनर्जी क्या होता है ना। तो बायो एनर्जी क्या है? बायो एनर्जी इज एनर्जी मेड और जनरेटेड फॉर बायोमास विच कंसिस्ट ऑफ रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली प्लांट्स। टाइप ऑफ बायोमास commonly used for bioenergy include wood, food, crop such as corn, energy crop, and waste from forest yard or farm. The IPCC defines bioenergy as a renewable form of energy. बायो एनर्जी क्या होता है? ऐसे एनर्जी जो हम लोग बायोमास से जनरेट कर रहे हैं, और बायोमास मतलब जिनमें बहुत सारे हमारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। मेनली हम लोग किसकी बात करेंगे? प्लांट्स की बात। ठीक है, तो जो बायोमास है वो क्या है, बायो एनर्जी के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, उनमें क्या क्या आते हैं? तो वुड आते हैं, जो फूड के क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न वगैरह आते हैं, है ना, जो फार्म वेस्ट है या फॉरेस्ट वेस्ट है वो आते हैं। ठीक है, और आईपीसीसी के अकॉर्डिंग जो बायो एनर्जी है वो क्या है? एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? अ फॉसिल फ्यूल इज़ अ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मटेरियल सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस formed naturally in the earth crust from the remains of dead plant and animal that is extracted and burned as fuel. Fossil fuel may be burned to provide heat for use directly to power engine or to generate electricity. फॉसिल फ्यूल क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसमें कैसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हमारा कोल हो गया, या फिर ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जो हमारे अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं। ठीक, किन से फॉर्म हो रहे हैं? ऐसे मतलब कि ऐसे चीज़ें जैसे कि प्लांट्स हमारा डेड हो चुका है या एनिमल डेड है, उन सब से जो फॉर्म हो रहा है हाइड्रोकार्बन, वो क्या है? हमारा फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? तो उनको हम लोग बर्न कर देते हैं, ताकि उससे क्या होता है? हीट प्रोवाइड होता है। ठीक है, और उस हीट को हम लोग फिर डायरेक्ट यूज़ करते हैं पावर इंजन्स में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए। तो ये होता है हमारा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? तो मेनली ये एक हाइड्रोकार्बन है जो कि अर्थ के क्रस्ट में प्लांट या एनिमल के डेड होने से फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी बताना है अपने को। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द इन्वायरमेंट एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड दियर इन्वायरमेंट। ठीक है, इट इज़ स्टडीड एट वेरियस लेवल सच एज ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी में हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। इकोलॉजी क्या है? एक इन्वायरमेंट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी को हम लोग बहुत सारे लेवल्स में पढ़ते हैं। कैसे? जैसे कि ऑर्गेनिज्म के बीच में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के बीच में पढ़ेंगे, कम्युनिटी के बीच में पढ़ेंगे, है ना। तो ये होता है हमारा इकोलॉजी, जिसमें मेनली क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड रिफ्यूज एंड और रिप्रोडक्शन हैबिटेट टू वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स
and thereby contribute to the in situ conservation of biological and genetic diversity of the evolutionary process. तो हैबिटेट क्या होता है मेनली, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक हैबिट मतलब एक इकोसिस्टम में या एक प्लेस में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर रहा है ना, तो वो उसका क्या बन जाता है, एक हैबिटेट बन जाता है, मतलब वो उसका रहने का एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बन जाता है। ठीक, तो उसको उस इन्वायरमेंट की पूरी तरीके से आदत हो गई, वो लॉन्ग टर्म से वहीं पे रह रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। ठीक, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो उसका क्या है, हैबिटेट है। ठीक, और उस हैबिटेट से जब हम लोग उसको कहीं और ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जनरली धीरे से अडेप्ट करता है, क्योंकि उसकी हैबिटेट को उसको बहुत ही ज़्यादा आदत हो चुकी है। हैबिट मतलब आदत, तो हैबिटेट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो ऐसे ऐसे टाइप के जो प्रोसेस होते हैं जिनमें वो अडेप्ट नहीं कर पाता, तो उसको हम लोग क्या रीज़न देते हैं, हैबिटेट फंक्शन। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होता है ना, तो ये पिछले पेपर्स जो हम डिस्कस किए हैं उसमें भी मैंने आपको पॉल्यूटेंट के बारे में बताया है, और ये बहुत ही ज़्यादा जनरल टर्म है तो इसके बारे में आपको पता भी होगा, बट हम स्टडी करते हैं पॉल्यूटेंट क्या है। तो अ पॉल्यूटेंट और अ नोवल एंटिटी is a substance or energy introduced in the environment that has undesired effect or adversely affect the usefulness of a resource. This can be both natural forming mineral or extracted compound like oil, or anthropogenic in origin manufactured material और byproduct। तो pollutant क्या है, ऐसे नेचुरल एंटिटी है ना, या फिर नोवल मतलब नया, तो ऐसा नया एंटिटी मतलब कि सब्सटेंस जो क्या करता है, इन्वायरमेंट में हार्मफुल या फिर अनडिज़ायर्ड हार्मफुल या फिर अनडिज़ायर्ड इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, जो क्या है, हमारा जो यूज़फुलनेस है उसमें एडवर्स अफेक्ट डाल रहा है। एडवर्स अफेक्ट मतलब ख़राब इफेक्ट डाल रहा है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको क्या कर रहा है, ये डिटोरिएट कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो हमारे इन्वायरमेंट में अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट बोलेंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग देखें तो जिन फैक्टर्स के कारण पॉल्यूशन होता है उनको हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो ये पॉल्यूटेंट कैसे होते हैं, नेचुरल फॉर्मिंग भी हो सकते हैं या फिर एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो नेचुरल में क्या क्या है, हमारा मिनरल्स हो गया है ना, या फिर जो हम लोग कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे कि ऑयल वगैरह हो गए। और एंथ्रोपोजेनिक में क्या आएगा, जो भी मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो भी बाई प्रोडक्ट निकलता है वो सब। ओके, तो ये हो गया पॉल्यूटेंट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना, ये पार्ट ए के फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था। अब हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द अनयूजुअली रैपिड इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ओवर द पास्ट सेंचुरी, प्राइमरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड बाय पीपल बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या, अर्थ के जो एवरेज टेम्परेचर है ना उसमें रैपिड इंक्रीज़ हो जाना, या फिर अनयूजुअली बहुत जल्दी जब टेम्परेचर हाई हो जाता है हमारे अर्थ के सरफेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, होता क्यों है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं है ना उनके रिलीज़ होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक, अब कुछ कॉजेज़ हम लोग देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले बर्निंग कोल, जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑयल या फिर गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैसा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इस टाइप के गैसेस। उसके बाद हम लोग पार्ट ए में ही देखें कि सब जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन होना। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो हम लोग प्लांट्स की कट डाउन कर देते हैं ना, उससे क्या होता है कि जो एक कूल इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और कूल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा मतलब टेम्परेचर हमारा हाई हो जाएगा। ठीक, अब इंक्रीजिंग लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग मतलब जो हम लोग कैटल्स वगैरह को रियर करते हैं है ना, तो ये कैसे रीज़न होगा, हम लोग तो कैटल रियर कर रहे हैं,
पर जब हम लोग कैटल रियर करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, ग्रेजिंग इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। और जब वो किसी फील्ड को ग्रेज कर रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ पे जो ग्रास हैं वो सब कट डाउन हो जाते हैं, ठीक है, या फिर ख़त्म हो जाते हैं ग्रासेस। तो ग्रासेस ख़त्म हुए तो कहीं ना कहीं हमारे डिफॉरेस्टेशन का एक टाइप है ये। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। तो ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन है उनसे क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जो फ्लोरिनेटेड गैस होते हैं उनसे भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है। तो एन अर्थक्वेक इज अ वायलेंट एंड अब्रप्ट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड caused by movement between tectonic plates along a fault line in the Earth's crust. Earthquake can result in the ground shaking, soil liquefaction, landslides, fissures, avalanches, fires and tsunamis. अब अर्थक्वेक क्या होता है, तो नॉर्मल अपने वर्ड में हम लोग अर्थक्वेक क्या को बोलते हैं, भूकंप। क्या बोलते हैं हम लोग, भूकंप, ठीक है। तो ये तो पता ही है भूकंप में होता क्या है, तो जो हमारा लैंड है वो शेक करने लगता है। तो अर्थ क्या है, एब्रप्ट क्या है, एब्रप्ट शेकिंग है हमारे ग्राउंड का। हमारा ग्राउंड क्या होता है, अचानक से शेक करने लगता है। और ये होता क्यों है, तो जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट मतलब जैसे ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, इसके नीचे ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है ना, जिसके कारण हमारा अर्थ मूव करता है। तो ये प्लेट जब आपस में टकराते हैं, इसके कारण हमारा अर्थ का क्रस्ट क्या होता है, सेक करने लगता है, ये हिलने लगता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, हमारे अर्थक्वेक का रीज़न होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है। अब अर्थक्वेक के कारण क्या क्या होता है, सबसे पहले तो ग्राउंड में सेकिंग होता है, मतलब हमारा धरती हिलने लगता है। सॉइल लिक्विफिकेशन होता है, जो सॉइल है वो बहने लगता है, मतलब बहने लगेगा मतलब लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा, वो अपने प्लेस से मूव हो जाता है। लैंडस्लाइड होने लगता है, जो भूस्खलन हम लोग बोलते हैं, है ना। फायर, आग लग जाती है कहीं, सुनामी आ जाता है, ये सब होता है हमारे अर्थक्वेक के कारण। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है फ्लड। कि फ्लड क्या होता है। अ फ्लड इज एन overflow of water that submerge land that is usually dry in the sense of flowing water. The word may also be applied in the inflow of the tide. Flood are an area of study of the discipline hydrology and are of significant concern in agriculture, civil engineering and public health. फ्लड क्या होता है, तो हमारे वाटर का ओवरफ्लो होना को हम लोग जनरली फ्लड बोलते हैं। अब ओवरफ्लो कहाँ हो रहा है, तो हमारे लैंड में एक सबमर्ज कंडीशन में जब फ्लड मतलब ओवरफ्लो होता है वाटर का, जनरली जब हमारा प्लेस ड्राई है पर सडनली वहाँ पे ओवरफ्लो होने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं, ठीक है। अब फ्लड क्या है, हम लोग इसका हाइड्रोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजी मतलब वाटर से रिलेटेड जो भी है उसमें हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा लैंडस्लाइड। कि लैंडस्लाइड क्या होता है, ठीक है। अ लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक, डेब्रिज और अर्थ डाउन अ स्लोप. A landslide are a type of mass wasting which denotes any downslope movement of soil and rock under the direct influence of gravity. लैंडस्लाइड क्या है, जैसे कि कोई रॉक है ना, या फिर अर्थ सरफेस है, हमारा सॉइल सरफेस है ना, उसका सडन मूवमेंट हो जाना और गिर जाना, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड क्या है, इससे मास वेस्टिंग है। ये मास वेस्टिंग मतलब जब एक बहुत ज़्यादा मास, बहुत इकट्ठा टाइप, बहुत लार्ज अमाउंट में ये गिरता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मास वेस्टिंग है, जिसमें क्या होता है, हमारे अर्थ के सरफेस का या फिर रॉक्स का डाउन स्लोप मूवमेंट हो जाता है। और ये क्यों होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। लद्दाख वगैरह का वीडियो जब आप यूट्यूब पे देखते होंगे तो आप क्या देखते हैं कि अचानक से ये पहाड़ होता है ना, ये अपना रोड है,
सॉरी, ये अपना रोड रहता है और अचानक से पहाड़ से इसमें क्या होता है, पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं, तो यही क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। मतलब कि ग्रेविटी का जब डायरेक्ट अफेक्ट इस पर पड़ता है तो जो रॉक्स होते हैं या सॉइल सरफेस होता है ये नीचे मूव करने लगता है, तो ये होता है हमारा लैंडस्लाइड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है बायोडाइवर्सिटी। ठीक, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? A biodiversity hotspot is a biogeographic region with a significant reservoir of biodiversity that is under threat from humans. A hotspot is an area which faces serious threat from human activity and support a unique biodiversity, endemic, threatened, rare species with representative of evolutionary of species and extinction. बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक ऐसा हॉटस्पॉट, मतलब ऐसा एक रीजन है जहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मतलब कि स्पीसीज़ क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक हॉटस्पॉट क्या होता है? तो एक ऐसा एरिया, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसको थ्रेट है, मतलब ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे उसको नुकसान पहुँचता है, ये क्या होता है, हमारा हॉटस्पॉट होता है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी एक हॉटस्पॉट है हमारे बायोजियोग्राफिक रीजन्स का, मतलब कि उसमें बहुत सारे स्पीसीज़ या फिर जो एक्सटिंक्शन से रिलेटेड हैं, जो भी एनिमल स्पीसीज़ हमारे, वो सब वहाँ पे क्या है, सेफली प्रेजेंट है। ठीक, या फिर लार्ज नंबर में हमारे लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ जब एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फूड वेब, कि फूड वेब क्या होता है? अ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ ऑल द फूड चेन्स इन अ सिंगल इकोसिस्टम। ईच लिविंग थिंग इन एन इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन। Each food chain is one possible path that energy and nutrient may take as they move through the ecosystem. फूड वेब क्या होता है? आपने पहले पढ़ा हुआ है फूड चेन, कि फूड चेन क्या होता है, जो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है उससे सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेता है, फिर सेकेंडरी से टर्सरी ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा लेगा, मतलब कि प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ऐसे जो फूड है वो ट्रैवल करते रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो जब फूड चेन आपस में ही इंटरकनेक्टेड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। ठीक है, इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म होता है ये मल्टीपल फूड चेन का हिस्सा बनता है। देखते हैं हम लोग कैसे, ये एक एग्जांपल है फूड वेब का, है ना। देखते हैं, जैसे कि प्लांट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे प्लांट हमारा क्या है, ये हमारा प्रोड्यूसर है। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या है, रैट है ना, बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स है, बटरफ्लाई है, स्क्विरल है, डियर है, ये सब क्या किए, हमारे प्लांट को कंज्यूम किए। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉग को, तो फ्रॉग क्या करेगा, जो रिंग टेल है ये भी फ्रॉग को खा रहा है, विप टेल है ये भी फ्रॉग को खा रहा है, ईगल भी फ्रॉग को खा रहा है, जैक रैबिट भी फ्रॉग को खा रहा है, पाइन मार्थन भी हमारे फ्रॉग को खा रहा है। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि जो हमारा ईगल है ना, ईगल क्या हुआ, कंज्यूमर बन गया हमारा। अब जो विप टेल है, विप टेल को भी वुल्फ भी खा रहा है, उसको लायन भी खा रहा है, कैट भी खा रहा है। तो जो एक ऑर्गेनिज्म है ये मल्टीपल फूड चेन का हिस्सा बना ना। तो यही क्या होता है कि जब आपस में बहुत सारे फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। वेब का मतलब कि जाल। तो बहुत सारे चेन्स जब आपस में कनेक्टेड रहते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं फूड वेब। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है हमारा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल क्या है? अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अ लैंड बेस्ड कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इन एन गिवन एरिया। Example of terrestrial ecosystem includes the tundra, tigers, temperate deciduous forest, tropical rainforest, grassland and desert. टेरेस्ट्रियल क्या है? तो जो हमारा टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो लैंड पे है ना, तो लैंड बेस्ड जो इकोसिस्टम है या फिर लैंड बेस्ड जो
ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल में क्या आएगा, जो टुंड्राज होते हैं, है ना, जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, या फिर जो ग्रासलैंड है, या फिर जो डेजर्ट है, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, टेरेस्ट्रियल के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका पार्ट बी ख़त्म होता है और पार्ट सी एंड पार्ट डी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आगे के कंटिन्यूएशन के लिए आप पार्ट सी और पार्ट डी का नेक्स्ट लेक्चर यानी कि AFOR 5221 का पार्ट बी देखें। थैंक यू।